आज के ममता जी मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री, क्षेत्र के लोकप्रिय नेता आदरणीय शिवनारायण जी, मनोहर थाना राजस्थान के पूर्व विधायक आदरणीय कैलाश जी, मीना समाज मध्य प्रदेश के अध्यक्ष लालाराम जी, मीना समाज मध्य प्रदेश के संगठन के कोषाध्यक्ष जगदीश जी, क्षेत्र के आपके अपने कर्मयोगी पुलिस अधिकारी भाई रघुवीर सिंह जी, इंदौर से पधारे हुए डॉक्टर रवि वर्मा जी, कोटा से हमारे युवा छात्र नेता रिंकू जी, उनके साथीगण, सम्मानित मंच, प्यारे भाइयों, सर्वप्रथम तो आपने आपके बीच में आने का मुझे मौका दिया, मान दिया, सम्मान दिया, उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। और इन लोगों ने क्या क्या कहा मुझे कुछ पता नहीं है, मैं सिर्फ इतना बता सकता हूं, मैं कोई नेता नहीं हूं, मैं तो एक सरकारी कर्मचारी था, सामान्य सा। एक मौका मिला और संसद में पहुंच गया। मुझे कोई किसी तरह की गलतफहमी नहीं है कि मैं बहुत लोकप्रिय हूं, कोई बहुत बड़ा आदमी हूं, कोई बहुत बड़ा व्यक्ति हूं, क्योंकि आदमी कोई भी बड़ा पद से, धन से, दौलत से, कद से नहीं होता। बड़ा वो होता है जिसकी सोच बड़ी होती है। और अभी मैं सिर्फ 2 साल का एक जनप्रतिनिधि हूँ। मैं तो आपकी जैसे एक सामान्य व्यक्ति हूँ, आपके समाज का एक सामान्य आदमी हूँ, जिससे मुझे गर्व है। अब मैं सीधी काम की बात पे आ जाऊँ, क्योंकि आपने जो भूमिका ममता जी ने कही, लालाराम जी ने कही, आप सबसे परिचित है। मैं आपके बारे में आपको कुछ नहीं कहना चाहता। मैं सिर्फ आपकी समस्याओं के लिए आपके बारे से बात करना चाहता हूँ। आपकी मुख्यतः जो मैं समझ पाया, मेरी पहली बार मैंने मध्य प्रदेश में आया हूँ, पहली बार गुना देखा, तो मैं किसी को जानता नहीं सर। शिवनारायण जी को इनका नाम सुना है, बड़े नेता है, पहली बार दर्शन हुए। रघुवीर सिंह जी को एक बार जयपुर में शादी में मिला था, आज मिला हूँ। ममता जी को मिला हूँ। डॉक्टर रवि वर्मा मेरे परिचित है इंदौर के, बाकी और मैं, तो इसलिए अगर मैं कुछ गलत बोल दूँ मुझे माफ़ कर देना, नया समझ के। मेरी बोली में कमी हो सकती है, मेरी भावना में, आपके प्रति सम्मान में कोई कमी नहीं आएगी। आपको ऐसा लगता है कि जो आपका हक है, जो आपका हक है, जो आपके राजस्थान में भाइयों को मिल रहा है, वो किसी कारण से आपको नहीं मिल रहा और आप उसके पात्र। यही है आपकी समस्या, ये भी है ना। अब यह समस्या को प्राप्त करवाने का अधिकार है, क्या हमारे पास शक्ति है और क्या हमको करना चाहिए। समस्या एक तरीके अनेक हो सकते हैं। मुख्य समस्या क्या है कि आप एक पिछड़े समाज के सदस्य हैं, पिछड़े होने के कारण आप गरीब हैं, युवा बेरोजगार, या ये आप अपने पिछड़ापन से मुक्ति चाहते हैं, बेरोजगारों को रोजगार दिलाना चाहते हैं, और समाज में जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो आपका प्रतिनिधित्व है वो आपको मिले। आप किसी का हक नहीं छीनना चाहते हो, आप तो स्वयं का हक चाहते हो, जो आपके भाइयों को राजस्थान में मिल रहा है। तो एक सी बात है, कोई झगड़ा की को नहीं, कोई टंटा की को नहीं, कोई जात की को नहीं, कोई पार्टी की को नहीं। जब ये बात इतनी सरल है तो इतनी परेशानी आपको क्यों हो रही है, उसके बारे में मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। लालाराम जी ने बड़े विस्तार से बताया कि राजस्थान में भी सन 50 में मीणों को अनुसूचित जनजाति से निकाल दिया था। आपकी जैसे आपको सन 50 में निकाला था, राजस्थान में भी निकाल दिया था। वहाँ लोग एकत्रित हुए, इस मुद्दे को समझा और सन 56 में उन्होंने दोबारा वो दर्जा प्राप्त किया। आप शायद चूक गए उस टाइम, चेतना के कारण, नेतृत्व के कारण, जो भी था, आपका दुर्भाग्य मान लें। आपको जो आपका हक था नहीं मिला, आप उससे वंचित रहे। अब वो हक आपको कैसे मिले? सर्वप्रथम तो मांगने से कुछ नहीं मिलता, मांगने से तो भीख भी नहीं मिलती। हक, अधिकार तो प्राप्त किया जाता है। हक कब मिलेगा, कैसे प्राप्त करेंगे, उसके पात्र होना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कोई आपके गांव में सरपंच बनना चाहे, मध्य प्रदेश में सरपंच ही बोलते हैं, या एमएलए बनना चाहे, एमपी बनना चाहे, फार्म कोई भी भर सकता है।
जीतेगा तो वोटों से। इसीलिए आपका जो अधिकार है, जो आप सोचते हैं आपका संवैधानिक है और वाकई में संवैधानिक है, आपको मिलना चाहिए। आपको किसी साजिश के तहत, कोई नासमझी के तहत उससे वंचित कर दिया गया और आप हाथ पे हाथ रख के बैठे हो कि हम क्या करें साहब, आप साथ दो, आप साथ दो, आप साथ दो। साथ कोई किसी का नहीं देता साथ। बाप भी बेटे का जब साथ देता है जब बेटा गुणकारी हो। अगर बेटा चोरी करके आ जाता तो बाप कहता है तो होते ही मर क्यों नहीं गया। तो बता कौन राजस्थान में करेगा, कौन जयपुर में करेगा, या के भरोसे मत रहो। आप उठो। स्वामी विवेकानंद जी ने एक बड़ा प्रसिद्ध उनका वो मुहावरा है, कहावत है, उठो जागो और जब तक उद्देश्य की प्राप्ति ना हो रुको मत। उठो, चेतो, जागो, अधिकार को समझो। क्योंकि अधिकार को प्राप्त करने के पहले अधिकार को समझना जरूरी है कि मेरा अधिकार है क्या, ये मेरा अधिकार है या नहीं है, इस पे मेरा अधिकार है, मैं इसका पात्र हूं, कोई व्यवस्था है। और जब तक एक बार आप संतुष्ट हो जाओ कि हाँ ये मेरा अधिकार है, जब तक वो प्राप्त नहीं हो रुकना नहीं चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए। मैं कोई संघर्ष की बात नहीं कर रहा। कुछ लोगों ने कहा संघर्ष करो, दिल्ली में धरना दो, वहाँ आंदोलन करो। मैं राजस्थान का एक किस्सा बताता हूँ। अभी कुछ साल पहले राजस्थान में एक वर्ग विशेष ने, एक जाति ने आंदोलन किया, बड़ा उग्र आंदोलन किया, गोलियां चली, आदमी मरे, पुलिस वाले सैकड़ों लोग मारे गए, पर वो जो चाहते थे वो नहीं मिला। सरकारें आई, सरकारें गई, वो इसलिए नहीं मिला कि सरकार नहीं देना चाहती थी, वो उसके पात्र ही नहीं थे, उनका आंदोलन ही गलत था। तो इसलिए आप आंदोलन करने के पहले सोच तो लो किसके लिए आंदोलन कर रहे हैं। एक दूसरी जाति रिजर्वेशन। अब आपको क्या करना चाहिए, मैं कोई देखिए, क्योंकि ये सामाजिक मंच है, मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करूंगा, किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा। समाज का सदस्य होने के नाते, आपका अपना होने के नाते मैं आपसे आपके हित की बात करूंगा। आपको ये कैसे मिलेगा? लोग कहते हैं साहब फलाने आदमी ने हमारे खिलाफ विधानसभा में बोला, फलाने नेता ने पास कर दिया, वो नहीं मिला, उसने पास कर दिया, काफ़ी सारे मुख्यमंत्रियों के नाम बता दिए, उन्होंने ये किया, ये लिखा, ये, पर आप वहाँ के वहीं रहे ना। अब या साल कुर्सी है 2016 है, कोई नहीं, यहाँ में तो फर्क कोई नहीं भाई। कोई कहते साहब 2014 15 18, इसके बाद आएगी 2017, इसको ध्यान रखना गांठ बांध के। 2017 में आपके विधानसभा के चुनाव होंगे, 2018 में आएंगे ना, उसको कोई रोक नहीं सकता। आपने कहा 26 जिलों में आपकी आबादी है, तो बहुत सारे विधानसभा क्षेत्रों में होगी। एक एमएलए बनने के लिए 40-50 हज़ार वोट चाहिए जीतने के लिए। कितने ही चाहिए सर मध्य प्रदेश में चुनाव? हराने के लिए तो 5,000 ही बहुत है को नहीं? लोकसभा में जीतने के लिए 4-5 लाख वोट चाहिए, कान पकड़ने के लिए तो 1 लाख ही बहुत है। तो आप पहचानो, कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज पता लगाओ कौन हमारा हितैषी है, कौन हमारे विरोधी है। ये तो कोई मुश्किल नहीं है कि ये आदमी तो हमारे हक के फेवर में, ये आदमी हमारे विरोध में। और जिस भाषा में वो समझते हैं उसी भाषा में आप उनसे व्यवहार करें। प्रजातंत्र में एक ही भाषा होती है, वोट की। आप कौन हो? मतदाता, देने वाले। और हमारे जैसे ये लाइन में बैठे हैं, ये मांगने वाले, भिखारी। ये भिखारी तो हो गए राम जी और आप दाता हो गए भिखारी। ये कहाँ की यह है नीति? तो इनको अपना स्थान बताओ, पहले बताओ, समय रहते हुए चेताओ, भैया हमारी तो ये डिमांड है। कोई लाट साहब हो, राजा हो, महाराजा हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, कोई बिना वोट के जी सकता है? कोई पार्टी जी सकती है? और आप वोटों के धनी, आप वोट देने वाले, फिर मांगने वाले क्यों बन रहे हो? यहाँ से भी कोई बनते होंगे जनप्रतिनिधि, उनको बुलाओ घर के आगे, बैठ भाएगा चौपाल में, बैठ, नीचे हम बैठेंगे ऊपर, और जोड़ हाथ।
जब आप उनको सीधी भाषा में बात करोगे। क्योंकि इस प्रजातंत्र की सबसे बड़ी खासियत क्या है, हर आदमी के पास वोट है, गरीब हो अमीर हो, छोटा हो बड़ा हो, पढ़ा लिखा हो अनपढ़ हो, हर आदमी के पास वोट है। वोट है एक, कोई ऐसा राजा महाराजा नहीं है जिसके पास 2 वोट हो, और एक की गिनती एक ही होगी। लाट साहब हो, करोड़पति हो, अरबपति हो, आजा वोट पे लाठी लेट सबसे पहला पहुंच जाइए। क्या है, जब आप शक्ति से अपने हक के लिए लड़ोगे, ये लोग नेता इतने होशियार होते हैं, दूर से पहचान जाते हैं कि भैया मध्य प्रदेश के मीडिया बदल गए, इनकी बात मान लो। तुम्हारे पाछे पाछे आएगा, काम भी करेगा, हाथ भी जोड़ेगा, तुम्हारा जूता भी साफ करेगा। तो उसके लिए मजबूत होना पड़ेगा। उसके लिए आपको 2 ही काम करने हैं। हर आदमी शिक्षित हो इस युग में, इस ज्ञान के युग में, विज्ञान के युग में, प्रगति के युग में। कोई भी बिना शिक्षा के आगे नहीं बढ़ सकता, कोई भी वर्ग, कोई भी समाज। आप बार बार कह रही थी ममता जी, 52वां गाँव, 52वां गाँव, 52वां गाँव, कुछ नहीं है। एक मूर्ख मीणों का गांव है जिसकी 25,000 की आबादी है। वो मूर्ख अपनी मूर्खता छोड़ना चाहते थे, वो गरीब अपनी गरीबी छोड़ना चाहते थे। तो किसी आदमी ने उनको बताया, आप जैसे नहीं, कि भाई तुम्हारा गरीबी से छुटकारा पाना है, जमीन तुम्हारे बढ़ सकती नहीं, व्यापार करना तुमको आता नहीं, तो छोरा छोरी को पढ़ाओ। बावड़ा तो है ही गाँव का, मूर्खा आदिवासी पढ़ाई कर बला दिया। फिर आगे पढ़ाई को मजोगे या तो सबसे आसान काम है। पढ़ाई कितनी आसान है, टेबल पे होती है, कुर्सी पे होती है, पंखे के नीचे होती है, लाइट पे नीचे होती है। न तो गर्मी लागे, न सर्दी लागे, न पसीना आवे, न दर्द होए। अरे मीना की समझ में आ गई क्या, तो बहुत ही आसान काम है भाई, या करो। तो आप बता जाओ ना, ये हो गया, IAS हो गया, IPS हो गया, कोई के भी लाठी को मारी, कोई के भी धक्का को दियो, पढ़ाई लिख कर कह रहे हैं। सबसे आसान चीज़ है पढ़ाई। आज आपको भी, आप ये कह रहे हो आपको सुविधा नहीं है, मैं कहता हूँ पूरी सुविधा नहीं है, पर कुछ तो है। आप OBC में तो है, हर गांव में स्कूल है, अच्छी हो बुरी हो, सरकारी हो प्राइमरी हो, मिडिल स्कूल है नहीं है। जो पढ़ना चाहे पढ़ाई करे, पैसा नहीं है छात्रवृत्ति है, स्कॉलरशिप है नहीं है, और नौकरी करना चाहे तो OBC को तो रिजर्वेशन है। तो जो है उसका फायदा उठाओ, जो नहीं है उसके लिए कोशिश करो। मैं ये नहीं कह रहा जो है वो पर्याप्त है, और कोशिश करो, पर जो है वर्तमान को, क्योंकि आज का अगर आप समय खो दोगे तो दोबारा नहीं आएगा। हर चीज़ के लिए सीमा होती है, हर समय चीज़ के लिए उम्र होती है। तो मेरा आपसे आग्रह ये है कि एक तो शिक्षा में आप आगे बढ़ो। आपकी शिक्षा आप ही कर सकते हो, आपकी शिक्षा आपका पड़ोसी नहीं कर सकता। आपका शिक्षा आपकी जगह, आपकी स्कूल में आपका रिश्तेदार नहीं जा सकता, आपकी जगह कॉलेज में राजस्थान के नहीं जा सकते। आपको तो आपको ही पढ़ना पड़ेगा। जो बीमार है उसी को इलाज करना पड़ेगा, उसी को सुई खानी पड़ेगी, दवाई खानी पड़ेगी। कितनी कभी हो खा गया, ठीक होना हो तो खा, न पड़े रहे। तो यह चीज़ तो ध्यान रखो, शिक्षा के बिना हमारी कोई गति नहीं है, शिक्षा के बिना कोई प्रगति नहीं है। ये युग विकास का है, प्रगति का है। और बुद्धिमान आदमी वो होते हैं जो समय के साथ चलते हैं, समय के अनुसार चलते हैं, समय को देख के चलते हैं कि आने वाला समय कैसा हो। तो आप अपनी सोच विचार, खाना पीना, आचार व्यवहार समय के हिसाब से करें, आधुनिक बनो दिमाग से। और दूसरा, फिर आपने कहा, लाला राम जी ने 3 शब्द कहे, बड़े अच्छे शब्द कहे। मुझे, मैंने पहले ही कही, पुराण कोई नेता वेता को नहीं, तो कोई कमी हो जाए माफ कर दीजिए। संरक्षण, प्रतिनिधित्व और आरक्षण, आरक्षण, संरक्षण और प्रतिनिधित्व। आपको आरक्षण मिल भी जाएगा या मिला हुआ भी है, उसको प्राप्त करने के लिए तो एग्जाम तो देना पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा। तो चाहे आप SC में रहो, ST में रहो, OBC में रहो, पढ़ना तो उसमें ही पड़ेगा। बहुत लोगों को मिला हुआ है पर वो आगे नहीं बढ़े। रिजर्वेशन तो एक रास्ता है, एक मार्ग है, चलना आपको ही पड़ेगा, आपके पैरों को आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो एक तो उसके लिए तैयार हो। और दूसरा, अगर आपको अपना प्रतिनिधित्व आप महसूस करते हो विधानसभा में, आप कहते हो लोकसभा में कोई नहीं गया, आपका राज्यसभा में कोई नहीं गया, हो सही है, बिल्कुल ये तथ्य है। और इसमें प्राप्त करने के लिए आपको संगठित रहना पड़ेगा, एक रहना पड़ेगा। आपके मत कोई भी हो सकते हैं, आपकी पार्टी कोई भी हो सकती है, आपका समाज तो एक है। तो समाज का जहां एक आए, कृपया छोटे मोटे मतभेद भुला के एक रहिए। तो या मीणा को मत मारो, काहे भी करो, किसी भी राजनीति करो, तुम्हारी मर्जी है। जैसी कोई सी भी पार्टी में जाओ, कोई सिया ध्यान रखिए भाई,
मीणा जिंदा रहे, मीणा मजबूत रहे, मीणा को अपना सम्मान मिले, अपना हक मिले। दूसरी, आपने लाला राम जी मुझे किताब नहीं होते, वहां पर भीड़ की जरूरत नहीं है, वहां कोई बल प्रयोग की जरूरत नहीं है, वहां तर्क की जरूरत है, कानून की जरूरत है, वक्ता की जरूरत है। आप निश्चिंत रहिए, आपके केस को एक बार आने दीजिए, मध्य प्रदेश सरकार जब भेज दे यहाँ से उसकी अनुशंसा करके। अनुशंसा जरूरी है, या ध्यान रख लीजिए, उन्हें यूं ही भेज दे, जिसे पहला मुख्यमंत्री ने भेजी वापस आगे बैरंग, वो नहीं चलेगा। तो छल कपट से सावधान रहना। चुनावी मौसम में नेता तो चाहो जो बोल देगा, महाराज अब मौका दे दो, तो सोच लेना, समझ लेना, ये नेताओं की बिरादरी है, ये साधु संतों की बिरादरी नहीं है। यहाँ तो डमरू बजाया, नचाया, चाय ला गया, ऐसा भी हो जाए रंगारा मथुरा मथुरा का वृंदावन का गीत गाया, ऐसा गीत गाया नेता। इनकी बात हमको ध्यान रखो, सुनो सबकी, करो वो जो तुम्हारे हित की हो। हमारी सबकी सुनो आप, पर वो करना जो तुम्हारे हित की। आप ध्यान रखना, क्योंकि हमको हमारे समाज का हितैषी हैं, हम आपके प्रतिनिधि हैं। कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि आप हमारे स्वार्थ के चक्कर में आप बर्बाद हो। अगर मैं आपका हितैषी हूँ, मुझे आपके मुंह पे कहनी चाहिए, अच्छी हो बुरी हो, भैया देखो ये बात है, ये मेरे बस की है, ये मेरे बस की नहीं है। झूठी आमड़ भर लियो और पाजत हमारा कान पकड़ो, जूती दो, ऐसा मत करिए। आपको आपका हक अवश्य मिलेगा, पर ये तर्क मैं आपको लाला राम जी बता देता हूँ, ये बिल्कुल आपकी शायद सूचना का आपका पूरा नहीं है कि एक जाति अगर हिंदुस्तान के किसी प्रदेश में एक वर्ग में है, मान लीजिए आपने राजस्थान में मीणों का कहा कि राजस्थान के मीणा अनुसूचित जनजाति है तो और प्रदेश के अपने आप हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। मैं 100 जातियों का आपको उदाहरण बता दूं, आज अभी खड़े खड़े राजस्थान के जाट ओबीसी में है, हरियाणा के जाट नहीं है, दिल्ली के जाट नहीं है, हर स्टेट की अलग वो है। राजस्थान में आधे राजस्थान के हैं, भरतपुर धौलपुर 2 जिले वहाँ के जाट ओबीसी में नहीं, बाकी राजस्थान के हैं। तो ये कभी अपने आप मत मान लेना कि साहब ऑटोमेटिक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। हर चीज़ के लिए प्रयास करना पड़ेगा। तो प्रयास होगा, आप अपने स्तर पर करिए, दिल्ली में हम लोग करेंगे, भोपाल में जिनसे बात करनी है सब लोग मिलकर, क्योंकि ये किसी कोई राजनीतिक मसला नहीं है, इसलिए पार्टियों से इसको अलग कर रखिए। आपका सामाजिक मसला है, आपके अधिकार का सवाल है, आपके अस्तित्व का सवाल है, आपके विकास का सवाल है। बिल्कुल हम चाहेंगे आप मजबूत हो, आपको आपका हक मिले, आपको जो भी आपके भाइयों को और राजस्थान में प्राप्त है वो आपको मिले, आपका अधिकार है, पर तरीका हमारा सही होना चाहिए। हिंसा का, आंदोलन का, मुकदमेबाजी का, इससे लाभ नहीं होगा। तो मैं अंत में आपको पुनः यही धन्यवाद देना चाहता हूँ, कोई आपको वो नहीं कर रहा, पर दिल्ली में आपकी पैरवी की, जो आपकी वकालत करनी है, मैं एक ही मीणा एमपी हुई 550 में से, फिर मैं एक ही बहुत हूँ, या कसर मत रखिए कि साहब एक कम पड़ हो। मैं आपसे, क्योंकि आपकी लड़ाई जायज़ है, आपकी लड़ाई नियम की है, आपका अधिकार है, इसलिए मैं आपकी पैरवी करूंगा। ऐसे नहीं कि साहब समाज का है, मैं जाति के पक्ष में हूँ, जातिवाद के खिलाफ हूँ। आप भी कृपया ये ध्यान रखिए, चुनाव के टाइम या जहाँ भी आप करते हो, लोग अपने विकास के चक्कर में जातिवाद कर लेते हैं, दूसरों से झगड़ा कर लेते हैं। जैसे आपको आगे बढ़ने का अधिकार है, दूसरी जातियों को भी, दूसरे समाज को भी। कोई आपसे गरीब भी हो सकता है, कोई सब गरीब को अपना हक मिले, सबको न्याय मिले, उनको भी साथ लेके चलो, सबको जोड़ो। आपकी शक्ति उतनी है जितना बड़ा आपका समूह है। कोई भी पार्टी, कोई भी व्यक्ति, कोई भी जाति अकेले आगे नहीं बढ़ती है। अभी 4-5 स्टेटों में चुनाव हो रहा है ना, सब पार्टी में गठबंधन बना रखा है। कोई एक लोग को लड़े, तू आजा भाया, तू कहीं ले, तू 2 रुपया ले, तू 4 ले, कहीं तो ले, आजा। तो आप भी यहाँ जब क्षेत्र में रहते हो, चांचौड़ा में रहते हो,